गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अपन स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं और अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अपन अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। फास्ट वुमेन क्रिमिनल लॉ चल रहा है अपना। मंडे टू वेडनेसडे चलता है, थर्सडे टू फ्राइडे अपना जनरल जस्टिस चलता है। स्वागत है आज के सेशन में, आज की क्लास में। आज अपन बात करने वाले हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, जो अपना अगला टॉपिक है सेकेंड यूनिट का, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वुमेन एट वर्क प्लेस, मतलब कार्यस्थल पे उनके साथ जो यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं उससे संबंधित है। जैसा कि अपन जानते हैं कि महिलाएं एक तो अत्याचार से ग्रसित हैं, चारों तरफ उनके ऊपर अत्याचार है, चाहे वो घर से निकले, चाहे वो घर पे रहे, चाहे जन्म ले, चाहे जन्म के बाद, लगातार उससे जीवन पर्यंत उसके अत्याचार और अपराध उसके साथ होते रहते हैं। फर्स्ट थिंग है, अब यहाँ पे अपन देखने लायक है कि अपन बात कर रहे हैं आज सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, तो इसको एक मिनट में अपन समझेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट मतलब क्या। सेक्सुअल हरासमेंट मतलब जैसे कि शब्दों से निश्चित है, सेक्सुअल मतलब लैंगिक या यौन अत्याचार। सेक्सुअल हरासमेंट माने यौन अत्याचार, मतलब उनके ऊपर यौनिक क्रियाओं के माध्यम से या सेक्सुअल आक्रमण के माध्यम से उनको हरासमेंट की और ऐसी बुरी कंडीशन में डाल देने से मतलब है जिससे उनको वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाए, उनका जीवन जीना मुश्किल हो जाए, उनको घर से निकलने में दिक्कत होने लगे, उनको अपने काम करने में, अपने एफिशिएंसी में, अपनी एबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका मिल जाए। मतलब वो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा क्योंकि वो काम अच्छे से नहीं कर पा रही है। काम अच्छे से क्यों नहीं कर पाती है, वो क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि वहाँ पे उसके साथ यौन अत्याचार हो रहा है। कैसे हो रहा है अब आपको एक दृष्टि में समझाता हूँ, या एट अ ग्लेंस जिसे हम कहते हैं। ऐसे कि जैसे कोई महिला घर से काम करने निकलती है, अपने ऑफिस पहुँचती है, ऑफिस में बॉस या उससे उच्च पदाधिकारी कोई है जो उसके लिए बार बार परेशान करता है और कोशिश करता है कि वो उसके पास बैठे, उसके पास सट के बैठ जाएगा, उसको छूने की कोशिश करेगा और उसको यौन मतलब आकर्षित करेगा कि उससे बात करे, उसके साथ घुले मिले और उससे संबंध बनाने की कोशिश करता रहता है पूरे टाइम। ऐसा माहौल जब एक अच्छी संभ्रांत घर की महिला जो इस टाइप की नहीं है, जो अपने पति परायणा है या पति परायणा नहीं भी है, शादीशुदा नहीं भी है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक आमंत्रण की वस्तु है, वस्तु थोड़ी है वो। उसकी इच्छा अनिच्छा, उसकी आप लोगों को चाहने की इच्छा, अपने परिवार से इसके संबंध रखने की इच्छा, ये इच्छाएं उसकी डिपेंड खुद की अपनी है। वो कंसेंट दे, उसकी इच्छा हो ना हो, ये उस पर डिपेंड करता है बेटा। वो जबरदस्ती उसके साथ नहीं की जा सकती किसी भी मामले में। तो अब जो घर से निकली है जॉब करने के लिए, अब वो पढ़ी लिखी है, जॉब करना चाहती है। हाँ, बात ये चल रही है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं उस पर आधारित था आपका विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला, जो था AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 3011 का मामला था। इस मामले में एक्चुअल में जो विशाखा है, विशाखा नाम की एक संस्था है जो ऐसी पीड़ित महिलाओं के सहयोग के लिए उसने रिट लाया था, मामला लाया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि न्यायालय ने उसके बारे में क्या कहा था, फिर अपन हम आपके आगे बात चलेंगे। उसको देखेंगे अपन, दोनों वर्जन में देखेंगे। फर्स्ट वर्जन में आपको बताता हूँ, उसके बाद सेकेंड उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताता हूँ आपको। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, मतलब जो वर्किंग वुमेन है, कार्य करने वाली महिला है, उसका सेक्सुअल हरासमेंट मतलब यौन उत्पीड़न से संरक्षण होना चाहिए, उस पर बात हो रही है। इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 3011 का मामला था। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस, जबरदस्त गाइडलाइन उसने दी टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट। काय के लिए? सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, माने यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्हें लेट डाउन उन्हें क्या किया? गाइडलाइंस दिया, दिशा निर्देश दिए हैं। अब वर्किंग वुमेन इन प्लेस ऑफ देयर वर्क, जहां वो काम करती हैं वहां पे, अंटिल लेजिस्लेशन इज इनेक्टेड, जब तक कि लेजिस्लेशन माने संसद जब तक कि विधि का निर्माण नहीं कर देती इससे संबंधित, तब तक ये दिशा निर्देश जारी रहेंगे। ठीक है? फॉर द पर्पज द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर, और कोर्ट ने कहा, क्या कहा? कि जो ड्यूटी रहेगी
एम्प्लॉयर की रहेगी, जो एम्प्लॉयर है जिसने एम्प्लॉयमेंट दिया है, मतलब जो जिसके अंतर्गत वो काम कर रही है महिला, तो उसका कर्तव्य है कि वो ये देखे कि कहीं उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की कोई घटना तो नहीं घट रही। और अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन या कोई अन्य व्यक्ति को उन्होंने उस हेतु जो पदाधिकारी नियुक्त कर रखा है, तो वो देखें कि ऐसा कोई घटना तो नहीं घट रही है। पर्सन इन वर्क प्लेस और अदर इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्थान में, वेदर पब्लिक, चाहे वो आपका लोक संस्थान हो या चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, व्यक्तिगत संस्थान हो, टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, जहां पे उसका यौन उत्पीड़न से संरक्षण किया जाना चाहिए। द जजमेंट ऑफ द कोर्ट वाज डिलीवर्ड, जजमेंट दिया कोर्ट ने बाई J.S. वर्मा CJ ऑन बिहाफ ऑफ सुजाता वर्सेस मनोहर एंड BN कृपाल के मामले में, ऑन अ रिट पिटीशन फाइल हुई थी बाई विशाखा, अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक विशाखा है, संस्था है, जो एक गैर कानूनी संस्था थी, उसके माध्यम से ये रिट दायर की गई फॉर जेंडर इक्वलिटी। किसके आधार पे? जेंडर इक्वलिटी के आधार पर, मतलब जो लिंग है, लिंग समानता के आधार पर ये फाइल की गई थी बाय वे ऑफ PIL। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं लोक हितवाद। कल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 मतलब 226, आर्टिकल 32 इन बाय द सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 बाय द हाई कोर्ट के माध्यम से इनमें रिट हम लगा सकते हैं, जिसमें हम सीधा मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलवा सकते हैं। वहीं अगला है आगे, उसमें कहते हैं सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, काय के लिए? फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, ऑफ वर्किंग वुमन अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो महिला है उसको संरक्षण मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 माने समता के आधार पर, आर्टिकल 19 मतलब स्वतंत्रता के आधार पर, आर्टिकल 21 मतलब आपकी जो दैहिक स्वतंत्रता है और जीवन जीने की स्वतंत्रता है उसके आधार पर। इन होल्डिंग सो द कोर्ट रिलाइड ऑन इंटरनेशनल कन्वेंशन, और इसके आधार पर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए हैं, जिनको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समिट्स हुए हैं, एंड नॉर्म्स विच आर सिग्निफिकेंट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ गारंटी ऑफ जेंडर इक्विटी, जो कि काय की गारंटी देते हैं? जेंडर इक्विटी गारंटी देते हैं, आपके लिंग समानता की बात करते हैं। राइट टू वर्क विथ ह्यूमन डिग्निटी इन आर्टिकल, मतलब व्यक्ति को अपनी ह्यूमन डिग्निटी, मतलब मानवोचित जो उसकी डिग्निटी है, जो व्यक्ति को मानवोचित मतलब मानव के हिसाब से जिसको डिग्निटी मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान है जो उसका, वो बना रहना चाहिए। नहीं कि वो महिला है, मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार सहती रहूँ, मैं महिला होने का मेरे को दोष है और मुझे मेरे साथ असमानता का व्यवहार किया जाए, कोई मुझे छू सके, कोई मुझे मारपीट सके, कोई मेरे साथ कुछ भी कर सके, तो ये क्या मानवोचित होगा? नहीं होगा। ये सबको राइट है कि सब सम्मान से जिए, सबको सम्मान। जैसे हम किसी को आप कहते हैं, वो भी हमको पलट के आप कहे। ये नहीं कि महिला अच्छे से बात कर रही है और उसको तू तड़ाके की भाषा से बात कर रहे हैं और ये सम्मान ही नहीं है, या उसको कम वेतन मिल रहा है, या उसको प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा है जहाँ पर वो काम कर रही है, बल्कि उल्टा उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 14, 19 और 21 का ये वायलेशन कहलाएगा। वहीं लिखते हैं वो, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, वो बता रहा हूँ, ठीक है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेफ गार्ड अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इम्प्लिक्ट देयर इन द इमीडिएट कॉज फॉर फिलिंग द पिटीशन वाज एलिग्ड ब्रूटल गैंग रेप, और ये जो मामला लाया गया था वो ब्रूटल गैंग रेप का था। राजस्थान की किसी महिला कर्मचारी के साथ गैंग रेप कर दिया था वर्कर ऑफ राजस्थान, सोशल वर्कर ऑफ राजस्थान थी वो, जिसके साथ ब्रूटल रेप हुआ था। सुप्रीम कोर्ट इन एब्सेंस ऑफ एनेक्टेड लॉ टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड गारंटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट लेड डाउन द फॉलोइंग गाइडलाइन, और उसके लिए उनने इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी थी। तो उसके लिए अपन देखेंगे यदि, और वही चीज़ मैं अभी आपको 1 मिनट में हिंदी में बता देता हूँ। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, जिसमें श्रमजीवी महिलाओं के प्रति, मतलब जो श्रमजीवी मतलब जो काम करती हैं महिलाएं, उनके प्रति था, काम के स्थान में होने वाले यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए, जब तक इस प्रयोजन के लिए विधान नहीं बन जाता, जैसा कि मैंने इंग्लिश में बताया था, लेजिस्लेशन के माध्यम से विधि नहीं आ जाती, तब तक के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत भेद किया, एक गाइडलाइन दी थी उनने।
न्यायालय ने यह भी कहा कि देश की वर्तमान सिविल विधियां या आपराधिक विधियां काम के स्थान पर महिलाओं के यौन शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं करती हैं, और जब तक कि इससे संबंधित कोई विधि नहीं आ जाती है, जब तक कि इससे संबंधित कोई विधान नहीं बन जाते हैं, विधानमंडल नहीं बना देते हैं, तब तक ये गाइडलाइन भी एक विधि का काम करेगी और इसके माध्यम से महिलाओं का संरक्षण होगा। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था विधि का निर्माण 3 तरीके से होता है। पहला है कस्टम्स, दूसरा है प्रेसिडेंट्स, तीसरा है लेजिस्लेशन। तो वह प्रेसिडेंट्स की माध्यम से विधि का निर्माण हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से गाइडलाइंस हुई थी कि जो सेक्सुअल जो महिलाएं हैं, जो अपने वर्क प्लेस पर काम कर रही हैं, जो श्रमजीवी महिलाएं हैं, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यदि होती हैं तो उन्होंने कहा तब तक जब तक कि इससे संबंधित विधानमंडल विधि नहीं लाता, तब तक कि ये गाइडलाइंस के रूप में काम करेगी। न्यायालय द्वारा विहित मार्ग सिद्धांत को लागू किया जाएगा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रत्येक नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर या अन्य व्यक्ति का यह कर्तव्य, मतलब अन्य पर्सन जो उसके लिए पदाधिकारी वहां पर नियुक्त किया गया है नियोक्ता के द्वारा, कि काम के स्थान या अन्य स्थानों में, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, चाहे प्राइवेट वर्क करती हो चाहे पब्लिक संस्थान हो उसमें काम करती हो, श्रमजीवी महिलाएं मतलब वो जो वर्कर हैं, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाएं, मतलब उनको रोकथाम के लिए समुचित उपाय किए जाने, मतलब पूरे उपाय किए जाने चाहिए। इस मामले में महिलाओं के अनुच्छेद 14, 19 और 21 जो मैंने अभी बताया, प्रदत्त मूल अधिकार को लागू कराने के लिए विशाखा नाम की एक संस्था ने लोक हितवाद मतलब PIL पब्लिक इंटरेस्ट लाया था, न्यायालय में फाइल किया था। याचिका फाइल करने का तत्कालीन कारण था राजस्थान राज्य में एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता, मैंने बताया सोशल वर्कर के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, जिसके कारण न्यायालय को ऐसा करना पड़ा। न्यायालय ने लिखित निर्देश दिए थे। वो क्या क्या निर्देश थे मैं आपको बताता हूँ। वो निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 1 करके सुनिए। सभी नियोक्ता मतलब सभी एम्प्लॉयर, एवरी जो एम्प्लॉयर है, सभी नियोक्ता या अन्य व्यक्ति जो काम के स्थान के प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, ठीक है, चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र में हो या पब्लिक क्षेत्र में, अपने सामान्य दायित्वों के होते हुए महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित कदम उठाना चाहिए। ऑल द एम्प्लॉयज पर्सन्स in charge of workplace, whether in the public or private sector, should take appropriate steps to prevent sexual harassment without prejudice to the generality of his obligation. He should take the following steps. मतलब वो इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि कोई ऑब्लिगेशन, कोई आक्षेप आए, कोई आरोप आए कि किसी पुरुष ने उनके साथ यौन अत्याचार किया है, उससे पहले ही वो उसको व्यवस्थित करके रखेंगे कि इस टाइप की घटना ना हो पाए। इसमें फर्स्ट पॉइंट था ए था यौन उत्पीड़न पर अभिव्यक्त रोक लगाना। अभिव्यक्त रोक मतलब स्पष्ट रूप से रोक रहेगी, जिसमें निम्न बातें शामिल हैं। शारीरिक संबंध और प्रस्ताव, कोई शारीरिक संबंध बनाने की और प्रस्ताव देने की, प्रपोजल करने की बात नहीं करेगा। उसके लिए आगे बढ़ना, उसके लिए आगे नहीं बढ़ेगा, उस चीज के लिए रोक दिया गया, उसने मना कर दिया महिला ने, तो दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेगा। यौन संबंध के लिए मांग मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए मांग या प्रार्थना कर रहा है, या यौन संबंधी छीटाकसी कर रहा है, असली साहित्य या कोई अन्य शारीरिक मौखिक या यौन संबंधी मौन आचरण को दिखाना आदि रिस्ट्रिक्टेड था, होना चाहिए से संबंधित। तो उन्होंने क्या कहा, एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट विच इंक्लूड physical contact and advance, a demand or request for sexual favor, sexually colored remarks, showing pornographic or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature should be noticed, published and सर्कुलेटेड इन द एप्रोप्रिएट बेस। मतलब इन सभी तरीके से, किसी भी तरीके से महिला को आकर्षित करके उस पर डिमांड, उससे सेक्सुअल डिमांड करने के लिए, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे अनवेलकम फिजिकल हो या पोर्नोग्राफिक हो, या किसी भी तरह से उसको रिक्वेस्ट करना, इसके लिए डिमांड करना सेक्सुअल फेवर के लिए, तो ये इस पर ध्यान दिया जाएगा कि इस तरह की कोई घटना ना हो। भाई बी पॉइंट था मतलब वो जो दिशा निर्देश थे उसमें सेकंड पॉइंट था, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के आचरण और अनुशासन संबंधी नियम या विनियमों में यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी नियम शामिल किया जाना चाहिए, और ऐसे नियमों में दोषी व्यक्तियों के लिए समुचित दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। मात्र ऐसा कोई दोषी पाया जाता है तो उसको समुचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं इंग्लिश में द रूल और रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बॉडीज रिलेटिंग टू कंडक्ट एंड डिसिप्लिन शुड इंक्लूड रूल्स प्रोहिबिटिंग sexual harassment and provide for appropriate penalties in such rules against the offender। जो अपराधी होंगे, जो इसके अपराधी हैं, जिनने इस रूल्स का रेगुलेशन
को वायलेशन किया है उनके लिए प्रॉपर दंड की व्यवस्था, एप्रोप्रिएट पेनल्टीज की व्यवस्था होनी चाहिए। ये गाइडलाइन चल रही है। वहीं सी पॉइंट है, प्राइवेट क्षेत्र के नियोक्ताओं के संबंध में औद्योगिक नियोजन स्टैंडिंग ऑर्डर अधिनियम 1946 के अधीन स्टैंडिंग ऑर्डर में ऐसे निषेधों को शामिल किया जाना चाहिए, द रूल ऑफ रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी ये तो भी था, एज रिगार्ड्स टू प्राइवेट एम्प्लॉयर्स स्टेप्स should be taken to include the appropriate provisions in the standing order under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, जो इस एक्ट के अंतर्गत इन्फोर्समेंट के लिए हैं, ऐसे इनको भी, उन नियमों को भी, इसमें निषेधों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो इसके अंतर्गत, इस स्टैंडिंग ऑर्डर में ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत ये भी उसने रूल्स ऑफ रेगुलेशन में डाला। वहीं डी था, महिलाओं को काम, आराम, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में समुचित परिस्थितियों का प्रावधान होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं को काम के स्थान में कोई विद्वेषपूर्ण वातावरण ना हो, न उनके मन में ऐसा विश्वास करने के कारण हो कि वह नियोजन आदि के मामले में अलाभकारी स्थिति में है। मतलब क्या ध्यान रखा जाएगा कि उनको आराम मिल रहा है, प्रॉपर स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है, विज्ञान के संबंध में समुचित व्यवस्था है कि नहीं है, और इसके अलावा उनके साथ कोई विद्वेषपूर्ण, मतलब बुरा या कोई तो जिससे कहते हैं ना राग देश वाला व्यवहार तो नहीं किया जा रहा, किसी को ज़्यादा किसी को कम। इसके अलावा उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो कोई अलाभकारी स्थिति में, बाकी सबको उनसे बेटर पोजीशन में रखा गया है, ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, तो उसके बारे में भी ध्यान रखा जाएगा। तो उसको लिखा है, एप्रोप्रिएट वर्क कंडीशंस शुड बी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क लेजर, हेल्थ एंड हाइजीन, मतलब उनके स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा जो है, सफाई की ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि महिला है मतलब माँ है, माँ मतलब बच्चे भी जन्म लेंगे, और बच्चों के लिए, या आप देखेंगे जब मातृत्व लाभ अधिनियम है उसके अंतर्गत जिन कार्य योजनाओं में महिलाएं काम करती हैं, वहाँ पे महिलाओं के फीडिंग के लिए एक रूम अलग से बनाया गया होता है, उनके आराम के लिए एक अलग से रूम बनाया गया होता है, जहाँ पे वो आराम करके फिर अपने वर्क प्लेस पर वर्क कर सकें, ये ध्यान रखा जाता है। अच्छा, टू फर्दर इंश्योर दैट देयर इज नो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट टुवर्ड्स वुमेन एट वर्क प्लेस एंड नो वुमेन शुड हैव रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट शी इज डिसएडवांटेज इन कनेक्शन विथ हर एम्प्लॉयमेंट, जो कि अभी मैंने हिंदी में कहा वही, मतलब ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए कि वो अलाभकारी स्थिति में है, बाकी सब लाभकारी स्थिति में है, ऐसा विद्वेषपूर्ण माहौल नहीं होना चाहिए, और उसके स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में समुचित जानकारी उसको वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, उस संबंधित चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। भाई पॉइंट नंबर 2 है, जहाँ ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन विशिष्ट अपराध होता हो, तो नियोक्ता को विधि के अनुसार उनके विरुद्ध समुचित अपराधाधिकारी को शिकायत करके समुचित कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए। मान लो अब जो अपराध किया जा रहा है, और वो अपराध ऐसा है महिला के साथ जो किया जा रहा है, वो हमारी आईपीसी के अंतर्गत या जो हमारे विधान हैं, जो अपराध विधियां हैं, उनके अंतर्गत वर्णित है, तो उस विधि के अंतर्गत, उस सेक्शन के अंतर्गत ले जाकर नियोक्ता के माध्यम से उसको दंड की व्यवस्था करवानी चाहिए। वेयर सच कंडक्ट अमाउंट्स टू स्पेसिफिक ऑफेंडर्स, मतलब विशेष अपराध किया है, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया है, रेप का अपराध कर दिया है, हमला कर दिया है, लूट कर दी है, या उसके साथ लज्जा भंग का कोई अपराध किया है, या अन्य कोई अपराध जो विधि में वर्णित हैं। जो वर्णित नहीं है उनके लिए रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, जो वर्णित हैं वो वैसे की वैसे ही अप्लाई की जाएंगी जैसे कि हैं। वैसा उन्होंने कहा, स्पेसिफिक ऑफेंडर्स अंडर द इंडियन पिनल कोड और अंडर एनी अदर लॉज, ये तो हो गया इंडियन पिनल कोड, इसके अलावा अन्य कोई लॉ एक्ट हो सकता है जिसके माध्यम से, और अन्य एक्ट में हम क्या कहते हैं, आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, हमारा कोडिसाइड एक्ट है, हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम है जिसको हम डॉवरी प्रोविजन एक्ट कहते हैं। तो ये सब एक्ट, इनके माध्यम से भी विधि उनके ऊपर लोग लागू की जाएगी जिस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने कोई अपराध किया है। ऑर्डर लॉ, द एम्प्लॉयर शैल इनिशिएट एप्रोप्रिएट, ये एम्प्लॉयर का काम है कि वो ऐसा करे, एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ बाय मेकिंग अ कंप्लेंट विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब प्रॉपर वे में अथॉरिटी को कंप्लेंट करवाएगा, उस विधि के माध्यम से को दंड की व्यवस्था करवाएगा। तीसरा पॉइंट था जो दिया था गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने, यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को अपना या उत्पीड़नकर्ता का स्थानांतरण करवाने का विकल्प होगा। इसके अलावा जो महिला पीड़ित महिला है, यौन पीड़न से सेक्सुअल हरासमेंट जिसके साथ हुआ है, वो महिला चाहे तो खुद का या उस व्यक्ति का जिसने ऐसा कृत्य किया था, सेक्सुअल हरासमेंट का काम किया था, उसको उस स्थान से स्थानांतरित करवा दे, ट्रांसफर करवाने का राइट उसके पास रहेगा। तो लिखते हैं, द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट शुड हैव द ऑप्शन, जो विक्टिम है मतलब पीड़ित है, पीड़ित मतलब महिला, of sexual harassment should have the
शुड हैव द ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन होना चाहिए टू सीक ट्रांसफर ऑफ द परपेट्रेटर और देयर ओन ट्रांसफर, मतलब खुद का या उस अपराधी का, परपेट्रेटर मीन्स अपराधी, परपेट्रेटर स्पेलिंग है PERPTRATOR, ये नया शब्द है परपेट्रेटर मतलब अपराधी, इसको अफेंडर भी कह सकते हैं और क्रिमिनल भी। देयर ओन ट्रांसफर, मैं खुद का करा सकती है, उसका ट्रांसफर कराने का उसको राइट होगा। अब थर्ड पॉइंट कहता है इसमें, जो थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट इसका कह रहा है, न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति, व्यापार या पेशा के चलाने के लिए सुरक्षित काम का वातावरण होना चाहिए। भाई सीधी बात है, जो व्यक्ति काम करने आया है, यदि वहां पे सुरक्षापूर्ण माहौल नहीं होगा, स्वस्थपूर्ण माहौल नहीं होगा, विज्ञानपूर्ण माहौल नहीं होगा, और वो काम करते करते डर रहा है, काम करते करते बीमार हो रहा है, काम करते करते सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं। इसके एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे हम काम करने जाते हैं, वहाँ पे मान लो वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, तो हम वॉशरूम कहाँ जाएंगे? पानी पीने की व्यवस्था नहीं तो हम पिएंगे कहाँ? क्योंकि वहाँ हम 5 से 7 और 8 घंटे वहाँ काम कर रहे हैं। इसके अलावा गर्मी है तो कूलर या AC की व्यवस्था नहीं है, ठंड है तो वहाँ पे दरवाजे खिड़कियाँ नहीं हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से, और इस सुरक्षा का मतलब जहाँ काम कर रहे हैं महिला, वो महिला के साथ कोई भी आगे छेड़खानी कर रहा है, उसको छू रहा है, टच कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो परेशान हो रही है और फिर भी काम करे तो कैसे काम करेगी? नहीं काम कर पाएगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा प्राण के अधिकार का तात्पर्य मानव जीवन, मानव गरिमा से जीवन जीना है। ठीक है, जो प्राण का अधिकार है आर्टिकल 21 वो क्या कहता है? जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए। असम्मानपूर्ण जीवन क्या गरिमापूर्ण हो सकता है? जहां सम्मान नहीं हो रहा है, जहां पे तुतड़ा की भाषा हो रही है और डांट डपट हो रही है और बात बात पे रोका टोका जा रहा है और बस जीना मुश्किल कर दिया है, तो फिर क्या? तो गरिमापूर्ण नहीं हो सकता। अच्छा, जहां मन में संदेह है कि जहां हम काम पे जा रहे हैं तो कोई भी हमारे साथ कोई भी छेड़खानी कर सकता है। भाई शरीर हमारा है, मन हमारा है, मस्तिष्क हमारा है, इसमें कोई छेड़खानी करे, हमको परेशान करे तो ये उसका राइट नहीं है। हमने काम करने के लिए अपने को नियोजित किया है, ना कि हमारे साथ छेड़खानी करने के लिए किसी को हमने नियोजित नहीं किया। ये हमारा मन का, हमारे इच्छा का अधिकार है जिस पर कोई राज नहीं कर सकता। हम शरीर से नौकर हुए हैं, वो भी उन चीज़ों के लिए जिसके लिए हम क्लर्क बने हैं, तो हम क्लर्क का काम कर रहे हैं। हम ऑफिसर बने तो हम ऑफिसर का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे साथ शारीरिक संबंध बना ले या हमारे साथ कोई छेड़खानी करे, हमको इधर से कोई चोट दे, हमें कोई उधर से पीट दे और हमारे साथ कुछ भी करने की कोशिश करे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसी सुरक्षा और गरिमा की सुरक्षा को समुचित कानूनों द्वारा सुनिश्चित कराने तथा लागू करने का प्रमुख दायित्व तो विधानमंडल और कार्यपालिका का होगा। विधानमंडल का एक कर्तव्य है कि इससे संबंधित देखे, कार्य योजना बनाए और विधि का निर्माण करे। किंतु जब कभी न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के अधीन महिलाओं के यौन पीड़न का मामला लाया जाता है तो उनके मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भेद करना जब तक कि समुचित विधान नहीं बनाए जाए उच्चतम न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की कि मान लो कोई मामला उनके समक्ष आता है आर्टिकल 32 के माध्यम से, तो फिर वो उसको चाहिए कि विधान जब तक नहीं बन जाता तब तक वो दिशा निर्देश देगा, और दिशा निर्देश के आधार पर आपको काम कार्यपालिका विधानमंडल को तब तक करना पड़ेगा जब तक कि आप उससे संबंधित विधि का निर्माण नहीं कर लेते हैं। और विधि है तो आप उसको क्रियान्वित कराइए, ये आपका काम है। ये आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि हमारे पास रिट अच्छी आएगी तो हम उस पर चुप नहीं रहेंगे और हम उस पर कार्रवाई करके विधान का निर्माण करेंगे। आपको एक और बात बता दूं, जो रिट्स होती हैं आप लेटर के माध्यम से भी किसी घटनाक्रम के बारे में जो ऐसी है जिससे आपका पर्यावरण है, जिससे आपका जो स्थान है जहाँ आप रहते हैं वो पूरा प्रभावित हो रहा है, या कोई बड़ा समूह प्रभावित होने वाला है, जैसे कि नदी हो सकती है, जैसे कि कोई फैक्ट्री हो सकती है, जैसे कि कोई कचड़ा घर हो सकता है, जैसे कुछ भी जो ऐसी चीज़ है, ऐसी विध्वंसक है या महिलाओं या बच्चों से संबंधित है, तो वहाँ आप ऐसी एक लेटर भी सुप्रीम कोर्ट को लिखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जानकारी और जांच करवाने के बाद सीधी कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं आपको, जो कोर्ट होते हैं अपने वो जांच कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, है ना, जांच कराने का उनका पास राइट होता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, जांच का काम किसका होता है? न्यायालय का। तो न्यायालय जांच कर सकता है और जांच करने में यदि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वालों को देता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके लाती है कि हाँ बात सही है, तो न्यायालय उस लेटर को भी रिट मान सकता है और PIL को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यह निर्णय निश्चित रूप से श्रमजीवी महिलाओं को उनके काम के स्थान में बहुत प्रभावी संरक्षण प्रदान करने में सहायक होगा, जबकि सरकार विगत 50 वर्षों से केवल ऐसा करने की घोषणा करती रही है और संभवतः आगे भी करती रहेगी। मतलब अभी तक कोई इस पर विधान नहीं बनाया है। वहीं अपन देखते हैं द फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और प्रोफेशन
depends on the availability of a safe working conditions. Right to life means life with dignity. Life to मतलब क्या कह रहे हैं, लाइफ मीन्स लाइफ विथ डिग्निटी, लाइफ अकेली नहीं, लाइफ विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ. द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग सच सेफ्टी एंड डिग्निटी. एक क्या है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है प्राथमिक कर्तव्य है इंश्योरिंग सच सेफ्टी, सुरक्षा, एंड डिग्निटी, विथ सम्मान, थ्रू सुटेबल लेजिस्लेशन, विथ ऐसा उपयुक्त कानून के माध्यम से, एंड द क्रिएशन ऑफ द मैकेनिज्म फॉर इट्स इन्फोर्समेंट, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर. ये विधायन की या वो आपकी विधायिका का कर्तव्य है. एंड द एग्जीक्यूटिव ये बनाए व्हेन हाउएवर इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जब तक की इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट रिजल्टिंग इन violation of fundamental rights of women, workers under Article 14, 19 and 21 are brought before the court of redressal under Article 32. मतलब 32 के माध्यम से यदि उनके पास रिट आती है. और the Constitution in effective redressal requires that some guidelines should be laid down for the protection of these rights to fill the legislature vacuum. मिस्टर जस्टिस वर्मा ने ऐसा कहा. तो अभी अपन ने दोनों हिंदी और इंग्लिश माध्यम से ये देखा कि जो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला था, इसमें विशाखा नाम की जो संस्था है एक्टिवेट हुई थी राजस्थान की एक सोशल वर्कर के रेप के बाद, और महिला के साथ ऐसा यौन उत्पीड़न किया, उसके साथ रेप ही हो गया था. तब एक गाइडलाइन न्यायालय को बनानी पड़ी कि भाई इससे संबंधित विधान का निर्माण करें. आज तक लेजिस्लेशन ने संबंधित विधान का निर्माण नहीं बनाया. 50 वर्षों से घोषणा करती रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं कब तक करती रहेगी. तो ये गाइडलाइंस आज विधि का काम करती है और करती रहेगी. यह कि श्रमजीवी जो महिलाएं हैं, जो काम करने वाली महिला हैं, कि कार्यस्थल पर उनके साथ यौन शोषण या इस तरह की जो डिमांड है, मांग है, सेक्सुअल लेबर की मांग है, उनके साथ नहीं की जाएगी. इसके अलावा उनको जो माहौल दिया जाएगा वो सुरक्षा का होगा, उनके बढ़ने का माहौल होगा, और स्वास्थ्य और विज्ञान का माहौल अच्छा होगा. इसके अलावा वो ये भी देखेंगी कि उनके साथ विद्वेषपूर्ण व्यवहार तो नहीं हो रहा है, उनको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई अलाभकारी पद है उनका और उनको अलाभकारी है. इसके अलावा यदि कोई उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटना घटित करता है या उस दिशा में आगे बढ़ता है, उसकी कंप्लेंट पे वो महिला खुद का या उस व्यक्ति का वहाँ से ट्रांसफ़र भी करा सकती है. ये सब हमने आज उसमें देखा. इस पे आधारित 2 केसेस और हैं. तो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम A.K. चोपड़ा, AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 625 का मामला था, है ना. और एक मामला था पुलिस उप निरीक्षक बनाम S. सामूथी राम, AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 14 का मामला था. इन दोनों मामलों में भी जो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला है, इसकी रेफरेंसेस को लिया गया था और उसके आधार पर दंडित किया गया था. इसमें पहला मामला है जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम A.K. चोपड़ा का मामला. इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सिद्धांत को लागू किया था. इसमें होता क्या है कि बता देता हूँ मैं आपको फटाक से. एक कंपनी में नियुक्त एक उच्च अधिकारी जो सचिव है चेयरमैन का, वो एक महिला जो टाइपिस्ट है उसको का सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करता है. उसमें वो क्या करता है, एक बार महिला टाइम इज रनिंग आउट हो गया है अपना, तो अपन एक काम करते हैं, इसके दोनों केस अपन कल देख लेते हैं. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के जो अन्य 2 मामले हैं जिन पे आधारित इनमें गाइडलाइंस के आधार पर काम किया गया था और जो आरोपी था उसको दंडित किया गया था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के आधार पर. तो पहला मैंने बताया कि आपको अपैरल एक्सपोर्ट है और दूसरा है आपका पुलिस उप महानिरीक्षक बनाम S. सामूथी राम का मामला. फिलहाल तो अभी इतना ही देख लो कि जो हम बता रहे थे कि अपैरल बनाम जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम A.K. चोपड़ा का मामला है, उसमें अच्छा इनको कल ही देख लेंगे क्योंकि अभी वो बीच में डिस्कनेक्ट कर देगा अपना, तो इससे अच्छा है कि अपन इसको कल देखें. ठीक है, आज के लिए अपना इतना पर्याप्त है. आपको विशाखा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 311 आज समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ. चलो गुड डे, मिलते हैं कल.